Namaste, good afternoon, everyone. Thank you for accommodating with the time change. I think there was some important urgent thing which came up with Karan, which he will share. That's the reason we are doing this session at 1:30 today. Uh, but I think the session and the topic is very, very relevant and very important in the current scenario all across India, not only on the western side, northern side, eastern side, and internal also, which I think we were just discussing. There is something and how investments should shape up. What, as a mutual fund distributor, we can look forward to. Is everything okay? Is everything bad? Maybe the corridor and so many things are there. Karan has been speaking on these topics for quite some time now. I think he is becoming the what you call that the key authority for this particular topic, especially in our industry. हाँ जी। Uh, so really looking forward to understand certain more things. So good to see Sanjay ji with other members of the team also sitting in the same room. I think all of us can do that because this is something which all of us can understand. So this is going to help each one of us. So over to you, Karan. Thank you so much for the time and making this whole thing possible. नहीं नहीं थैंक यू Over सो to मच। you. थैंक यू सो मच एंड कनक जी, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया इस फोरम पे बात करने के लिए। एंड आई एम सॉरी, वो मेरे को टाइम थोड़ा बदलना पड़ गया बिकॉज एक मीट मतलब आई हैव टू गो फॉर एन अपॉइंटमेंट जो बहुत मुश्किल से मिला था मेरे को, वो शाम का अपॉइंटमेंट एक मिला है। तो थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों ने टाइम एडजस्ट करके। आई नो थर्सडे आप लोग हमेशा 4 बजे ही मिलते हैं, बट मैं कनक जी को बोल रहा था टॉपिक इतना वास्ट है और बात करने के लिए इतना कुछ है कि मेरे को 3 थर्सडे लग जाएंगे इसको कवर करते करते। बट कभी ना कभी we'll talk about it. I'll come whenever you all want me to come and speak about this important aspect of India. मैं कहाँ से शुरू करूँ? एक तो नंबर वन मेरे पास स्लाइड्स हैं जिसके ऊपर अभी कुछ स्लाइड्स के ऊपर कवर तो करूँगा ही, बट कनक जी ने भी कितनी चीज़ें बोली। ईस्टर्न फ्रंट, देन वी हैव द वेस्टर्न फ्रंट, फिर एक इंटरनल फ्रंट, फिर कैपिटल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट, उसी के अंदर निवेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई थिंक अगर आप 2 मिनट इस सब से हट के जरा पीछे हट के देखें एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, कि इस सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है देश की सुरक्षा। एंड उस पूरे सीक्वेंस में अगर देश सुरक्षित रहेगा तो बाकी सब कुछ विल फॉल इन प्लेस। बट और अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कर लो, थिंग्स थिंग्स विल नॉट फॉल इन प्लेस। सो माई अपील टू एवरीवन, और यहाँ पे ये कम्युनिटी का तो काम ही है निवेश करवाना, एंड काम ही देश की सुरक्षा को बढ़ाने का है। बिकॉज जो हम लोग करते हैं, जो आप करते हैं, दैट इज नेशन की बिल्डिंग में आप लोग कैपिटल रेस करना मतलब नेशन बिल्डिंग है। बट what I also want you to appreciate the fact that a strong nation, a secure nation is the number one requirement for a strong capital market and a strong economy also. So वो सबसे जरूरी है। तो आज लेस मैंने कहा कुछ स्लाइड्स वगैरह मैं दिखाऊंगा आपको और वील टॉक अबाउट इट, फिर वील ओपन इट अप टू क्वेश्चन आंसर्स, जितना हो सके आई ट्राई एंड आंसर। एक दो डिस्क्लेमर है मेरे जो मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा। सी, अब हम थोड़े उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे द वर्ल्ड दैट आई एम गोइंग टू गो इनटू इज जियो पॉलिटिक्स। तो उसमें क्या है कि जियो एंड पॉलिटिक्स के दो वर्ड्स हैं। तो जियो का मतलब ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। सो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इसमें आई जाएगी। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, अगर समथिंग दैट आपको ठीक ना लगे, सो उस वक्त के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। Q&A में आप प्लीज यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर कि मैंने ऐसे क्यों बोला। सेकेंड अपील टू यू इज, जितना हो सके आई विल ट्राई एंड ओनली स्पीक ऑफ ऑफिशियल, वट एवर आई हैव रेड ऑफिशियली। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्सेज हैं, जो भी वो सोर्सेज हैं, उसी को मैंने सूत्र बना के सब कुछ जो भी मैं बात करूंगा उसके एटलीस्ट मैं अटेम्प्ट ये करूंगा कि उसके आउटसाइड ना जाऊं। बिकॉज फिर पूरा एक देन देन नैरेटिव्स वगैरह का कोई एंड नहीं है। सो टू थिंग्स, वन वन लिटिल बिट, इवन इफ देर इज
politics, so we'll talk about it. And second, as much as possible, I will only refer to official Government of India sources. So मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने स्लाइड्स जरा ऑन करता हूँ, एक सेकेंड। आपको दिख रही हैं स्लाइड्स? नो प्रॉब्लम, ठीक है। Yes, yes. ओके, एक सेकेंड। लेजर पॉइंटर भी दिख रहा है ना अच्छे से? नो प्रॉब्लम। Yes. ओके, जस्ट कंफर्मेशन के मैंने अपना शीर्षक आज का रखा था इंडिया फर्स्ट। लाइक आई सेड, फर्स्ट कुछ भी हो पहले देश आएगा, उसके बाद सीक्वेंशली सब कुछ आएगा। एंड व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि अब आप देखिए, जियोपॉलिटिक्स आपकी और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एज इन, अब आप डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस, बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन, क्लाइंट के साथ कॉन्वर्सेशन, रिलेटिव्स के साथ कॉन्वर्सेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्वर्सेशन, फादर मदर के बीच में कॉन्वर्सेशन, कुछ भी देख लीजिए, आजकल जियोपॉलिटिक्स ही ज़्यादा डिस्कस होता है। और ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ पिछले 4 से 5 साल में बढ़ता ही जा रहा है। सर्टनली इन द लास्ट 2 या 3 साल में ये काफ़ी काफ़ी मिडिल में आ गया है। सो इट्स, अगर कोई कॉन्वर्सेशन डिनर टेबल पे होने लग जाए तो यानी कि इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड आई थिंक गिवन वेयर वी आर, जहाँ हम हैं इस वक्त अपने देश की प्रगति में, देश के समय में, तो ये हमारे लिए और भी ज़रूरी बन गया है। और अगर आप यकीन ना मारे तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ जहाँ पे आपको दिखेगा कि क्यों ये, मतलब ये आपके डिनर कॉन्वर्सेशन में आया कैसे, ये हो कैसे गया। ये केवल पिछले 3-4 साल की ही घटनाएं हैं। कोई, मैंने इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने सिर्फ लिख दी हैं। ऐसे मत देखिएगा कि ये इस दिन हुआ उस दिन हुआ, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैंने 2 स्लाइड बनाई है, केवल 4 साल के इवेंट्स ही हैं। आप देख लो, इवेंट ही देख लो कितने सारे हो गए हैं। तो एक जो इवेंट 2021 में जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, वो जो कि 100 साल में एक बार ही हुआ मेरे हिसाब से, बायो वेपन था, कोविड 19। उसके 2 टीके लग चुके हैं, कई लोगों को 3 टीके लग चुके हैं। और अब आई मीन ऑब्वियसली सुनने में आ रहा है कि सिंगापुर में ये फिर से चालू हो गया। बट देखिए, कोविड से लेकर फिर हांगकांग में स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत हो गए, चैलेंजिंग द चाइनीज गवर्नमेंट, सेइंग दैट हमको चाइनीज गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट इतने भारी भरकम हुए थे उस हफ्ते, 10 दिन, लाखों स्टूडेंट रोड पे आ गए हांगकांग के, और पता ही नहीं चला उस हफ्ते के अंदर अंदर इतना ज्यादा चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल आया। अब कोई खबर ही नहीं है किसी भी टाइप के प्रोटेस्ट की। फिर आप देखिए चाइना का जो डेट ट्रैप है, श्रीलंका, नेपाल, कैसे पाकिस्तान तक को, अफ्रीका में कितने कितने देश हैं जहां पे चीनियों ने अपना लोन दिया हुआ है, और ये बेचारे देश फिर लोन वापस नहीं कर पाते, तो ये देश का एक टुकड़ा ही खरीद लेते हैं। श्रीलंका में जैसे हनबन टोटा पोर्ट, जो एक बहुत ही वाइटल पोर्ट है श्रीलंका के लिए, अब वो बनाया चीनियों ने पैसे देकर, बट अब श्रीलंका उसका पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो हनबन टोटा पोर्ट अगले 100 साल के लिए श्रीलंका, चाइना ने ले लिया। वो काफी सेंसिटिव एरिया है वो, ऐसा नहीं है कि। नेपाल में भी आप देखिए, पिछले 10 साल में 9 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, और वो भी अपना डेट ट्रैप में से निकल नहीं पा रहे हैं। सिमिलरली अफ्रीका में कितने सारे देश हैं जो कि चीन के डेट ट्रैप से नहीं निकल पा रहे हैं। आप हमारी तरफ आए तो इंडो चाइना क्लैश हो गया गलवान में, जो कि 1962 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ हमारा चीनियों के साथ, वो भी पिछले 3-4 साल में हो गया। 20 हमारे शहीद हुए थे सोल्जर उस रात को, आई थिंक 19 जून 2021 को ये लड़ाई हुई थी रात को। 20 सोल्जर्स, एंड ये क्या युद्ध था, मतलब आप देखिए, ये ना इसमें गन, ना मिसाइल, ना रॉकेट, ना कुछ, इसमें बेयर हैंड्स, और जैसे कहते हैं जैसे बार्ब वायर, जो कहते हैं वो बार्ब वायर लगा दी थी इन्होंने लकड़ियों के ऊपर, हाथापाई बार्ब वायर, उससे लड़ाई हुई है ये एकदम, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स मरे। इंटेलिजेंस अब जो आ रही है, जो कि जैसे मैंने कहा था, अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज हैं, जो फॉरेन सोर्सेज हैं, उनका भी ये कहना है कि एस्टिमेटेड 95 से 110 चीनी सोल्जर्स भी मारे गए थे। सो ये बहुत ही भयंकर एक मिनी युद्ध हो गया था इंडो चाइना। फिर फिर अब बालाकोट हो गया, पुलवामा के बाद बालाकोट, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए।
और जो ना जो 20 साल में नहीं हुआ था वो भी हो गया। तालिबान वापस कंट्रोल में आ गया, अमेरिका ने छोड़ दिया अफगानिस्तान। सो सडनली आपको याद होगा फोटोग्राफ्स या वीडियोस जहाँ पे अमेरिकन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे हैं, दे लीविंग अफगानिस्तान, और अफगानी लोग चिपक के पहिए पे चिपके हुए हैं, और एंड द अमेरिकन आर लीविंग। अमेरिकन जब छोड़ के गए तो आप बिलीव नहीं करोगे कितना असला, बारूद, आर्म्स, एमिनेशन, हाईएस्ट लेवल मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड वेपन्स छोड़ के गए हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिकॉज उन्होंने मैथमेटिक्स किया कि अगर ये वापस लेकर जाएं तो वापस ले जाना ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो यहीं छोड़ दो। सो नॉट ओनली did Taliban come back into Afghanistan, it came back getting so much more equipment। ऊपर से साथ में पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्मोइल। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ टर्मोइल बिकॉज इमरान खान जेल में है, शहबाज शरीफ सपोजली प्राइम मिनिस्टर है, कौन वो देश चला रहा है, कैसे चल रहा है, वो शायद पाकिस्तानियों को भी नहीं पता होगा, मगर उनका पॉलिटिकल टर्मोइल भी देखिए किस हद तक वो देश किस हद तक गिर चुका है कि $1.5 बिलियन के लोन चल रहा है। बेसिकली क्रेडिट कार्ड अगर ना हो तो वो देश खत्म है। ये हालत आ गई है उस 1.5 बिलियन में। आपको बताऊं 1.5 बिलियन है, 8, साढ़े 8, 9, 10,000 करोड़ के करीब, 10-12 हजार करोड़ के होगा। वो एक मीडियम मिड साइज कॉरपोरेट का मार्केट कैप है। उतना बेचारों को लोन चाहिए, वो भी अगर नहीं मिलेगा तो पता नहीं उनका डिफॉल्ट में आ जाएंगे। सो और फिर मैंने 2-3 चीजें और लिखी। साइबर वॉर चालू हो गए हैं, आप पढ़िए जरा। स्पेन में कल फिर से एक ये हो चुका है कि पहले हो गया था 1 महीने पहले स्पेन में, दैट पूरी स्पेन एंड पोर्चुगल पूरे देश में लाइट चली गई। पूरे देश में कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां लाइट नहीं गई। और कल या परसों ऐसा हुआ है जहां पे पूरा मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया स्पेन में। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। साइबर अटैक ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं, इंडिया में हो चुके हैं। इंडिया में तो मैं बताऊं आपको रोज होते हैं एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे दिन के 400 अटैक होते होंगे। वो तो ऑब्वियसली एनएससी इतना वेल प्रोटेक्टेड है बट 300 से 400 अटैक शायद रोज के होते होंगे कि उस सिस्टम को कैसे गिराएं। बस आप ये सोच लो कि अगर एनएससी आधे घंटे के लिए रुक गया तो आप सोच सकते हो क्या मतलब व्हाट इट कैन क्रिएट। ट्रेड वॉर के बारे में तो आप रोज, इनफैक्ट ट्रेड वॉर ज्यादा लोगों को टेंशन है। सब कुछ छोड़ दो, सबसे ज्यादा लोगों को टेंशन है ट्रेड वॉर। एंड सो चाइना ऑस्ट्रेलिया ट्रेड वॉर, चाइना यूएस ट्रेड वॉर, एंड यूएस वर्सेस 170 कंट्रीज का ट्रेड वॉर। और अगर उससे भी निकलो तो फिर यूएस चाइना टेंशन ताइवान को लेकर। और जो कुछ नहीं हुआ था 2 साल में 3 साल में वो भी हो गया, युद्ध भी हो गए, रशिया यूक्रेन हो गया, इसराइल पैलेस्टाइन हो गया, और अब अपना सिंदूर भी हो गया। तो ये केवल 4 साल की, मैंने बहुत ही क्विकली में ऐसे जस्ट आई एम जस्ट रशिंग थ्रू इट सिंपली बिकॉज लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं एक एक चीज में घुसूंगा तो लाइक आई सेड हफ्ते लग सकते हैं। बट आप फिर से देखो, युद्ध भी हो गए, टेंशन भी है, ताइवान भी है, साइबर वॉर भी है, वेपन भी, बायोलॉजिकल वॉर है। सो इसका ये मतलब कि कुछ ना कुछ तो इनफैक्ट मैं बहुत हंसी मजाक में ये कहता हूँ लोगों को कि आजकल ब्लैक स्वान इवेंट ज्यादा दिखते हैं और एक नॉर्मल व्हाइट स्वान कम दिखने लग गया है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। एंड these black swan events actually are leading to a different, so it's leading to some bit of instability, it's leading to, देखिए अब इन द यूएस इंटरेस्ट रेट्स, अब आप देखो यील्ड शायद 4.5-5 पे पहुंच चुका है। एक टाइम पे कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, सप्लाई चेन। सो ये सब का ना इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखता है, ऐसा नहीं होता है कि सडनली एक चीज हो रही है। सो छोटी 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 चीजें अगर आप ऐड करो, उसका जो बिगर इम्पैक्ट है वो फिर टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसमें भी कंपाउंडिंग इफेक्ट है। सो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया पूरी यूरोप में। स्विट्जरलैंड के जो बैंक्स थे उनको इन्वेस्टर देता था 0.5% कि हमारे पैसे रख लो। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ के वहां पे 1 या 1.5% हो गए। अमेरिका में किसी ने दूध की कीमत ही नहीं बढ़ी थी 40-50 साल तक। अब ट्रम्प आया ही इसी के ऊपर है कि ट्रम्प आया किसके ऊपर है कि मैं महंगाई कम करूंगा, मेक इन अमेरिका करूंगा, एंड मैं इलीगल इमिग्रेशन बंद करूंगा। अपने देश में भी यही होता है, मैं इलीगल इमिग्रेशन बंद करूंगा, महंगाई कम करूंगा, मेक इन इंडिया करूंगा। सो अ डेवलप्ड नेशन is now talking the same language as a developing nation.
because of all the events that are taking place in the world. And what that means is that युद्ध के नए नए फॉर्मेट आ चुके हैं। ये डब्बों के अंदर मैंने युद्ध के अलग अलग फॉर्मेट दर्शाए हैं। सो साइबर वॉर का एक बहुत बड़ा, अगर आप इम्पैक्ट देखें, ये रियल है, साइबर वॉर रियल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एक काइंड ऑफ वेपन है, इसके ऊपर मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट ये एक वेपन का फॉर्मेट है। इसको इंडिया ने भी यूज़ किया हुआ है, चाइना ने भी यूज़ किया है, अमेरिकन ने भी यूज़ किया हुआ है। ये आगे जाके आपको सुनने में बहुत आएगा। वाटर वॉर्स, इनफैक्ट वाटर वॉर के बारे में अगर कोई यहाँ पे हैं जिन, मैं अब वाटर वॉर्स के ऊपर मैं 7 या 8 साल से बात कर रहा हूँ। प्रोबेबली आई वाज अमंग्स द फर्स्ट वंस टू हैव स्पोकन दैट आवर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना इज फॉर वाटर नॉट फॉर लैंड। इसके ऊपर मैं 7 8 साल से बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक टाइम ये भी आया था कि मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी बात कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि आज एक टाइम आ गया कि इंडस वाटर ट्रीटी, नॉट बिकॉज आई एम सेइंग सो, बिकॉज ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि इतना बड़ा एक एक ट्रीटी जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया है, हाउ कैन दैट बी अलाउड? सो डैम्स एंड फ्रेश वाटर एक्सेस विल बिकम अ स्ट्रेटेजिक टूल। उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड वॉर, ये तो आप देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ ट्रेड वॉर ही चल रहा है। इनफैक्ट ट्रम्प तो ये भी बोल देता है कि मैंने युद्ध इसलिए रुकवाया क्योंकि लोगों को ट्रेड करना है मेरे साथ। सो ट्रेड वॉर हैज बिकम लाइक सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड। फिर बायोलॉजिकल वॉर, जैसे मैंने बोला, कोविड वाज अ बायो वॉर। सबसे बड़ा जो युद्ध होने वाला है वो है सेमीकंडक्टर वॉरफेयर। कौन सा देश सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स को कंट्रोल करेगा, वो ही है फ्यूचर। सो आपने सिंदूर में देखा ड्रोन वॉरफेयर, एयर डिफेंस वॉरफेयर, कोई S-400, ये वो फलान ढमकान, पर आप प्लीज समझिए कि ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम वॉरफेयर चल रहा है, एल्गोरिदम वर्सेस एल्गोरिदम। जिस देश ने सेमीकंडक्टर, नैनोचिप्स, माइक्रोचिप्स पे कंट्रोल कर लिया, वो फ्यूचर का विनर है। सो एक अलग वो दुनिया अलग चल रही है। और इसी सिंदूर में आपने देखा होगा कि नैरेटिव एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कितनी बड़ी चीज है कि जिस दिन अटैक हुआ, जिस रात को 22 27 मिनट के अंदर अंदर अटैक हुआ, और उसी वक्त पाकिस्तानी चैनल चालू हो गए कि उन्होंने 3 से 4 या 5 हवाई जहाज गिरा दिए। अभी तक वो चलता जा रहा है, कोई प्रूफ कुछ नहीं। बट नैरेटिव एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस आप देखिए किस लेवल तक जाता है कि एक एक चीज को इतना वायरल बना दो कि लोग उसको सच मानने लग जाए। एंड देन फाइनली काइनेटिक वॉर जो हमने देखी। काइनेटिक वॉर इज, ये सब बाकी सब नॉन काइनेटिक है। काइनेटिक वॉर इज कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। सो द रीजन वाई आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दिस इज नॉट टू स्केयर यू। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको डरा के बोलना कि बॉस दुनिया में ये सब चल रहा है, बट आप जो काम करते हो उसमें आपको ये जानना जरूरी है। बिकॉज ये मैं एंड में भी आप सबको ये बताऊंगा कि हम लोग सिर्फ मनी मैनेजर नहीं है, हम ऑल्सो रिस्क मैनेजर हैं। और अपना सबसे बड़ा काम होता है मैनेजिंग रिस्क। एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के दायरे से अगर इस सबको ना देखें। सो प्लीज डोंट 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 थिंक दैट मैं फियर मॉन्गरिंग कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू अ ट्रू पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो हाउ वी आर हैंडलिंग इट। सो ये बैकग्राउंड है। मैं एक एक या आधा स्लाइड सिंदूर के ऊपर बात करना चाहूंगा बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद वील गेट इनटू यहाँ पहुंचे कैसे, यहाँ तक हम, ये हो क्या रहा है जो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो सिंदूर का ये ऑब्वियसली ये फोटोग्राफ आप सबने देखी होगी, बट द वन दैट आई वांट टू शो यू इज दिस वन। सो दिस इज, वो टाइटल थोड़ा सा सेंसेशनल है, टाइटल पे मत जाइए। पाकिस्तान इज नॉट डेसिमेटेड, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर दे कैन बी अ बेटर टाइटल। पाकिस्तान हैज बीन हिट हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट। व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज, ये जो जितने भी लाल डॉट हैं, लाल वाले, ये एक यहाँ से मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली, भिंबर, चाकमरू, मुरीद के, और ये भावलपुर, ये जितने भी लाल डॉट हैं, ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे इंडिया ने पहली रात को अटैक किया था। 12:30 बजे रात को अटैक हुआ। 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड। इन 22 मिनट्स द ऑपरेशन वाज ओवर। जितने भी ऑपरेशन सेंटर्स थे, टेरर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी सेंटर थे, 9 के 9 सेंटर उड़ा दिए गए थे। उसके अंदर जितने जो लोग थे, दे डिडंट सर्वाइव। And for India, Operation Sindoor was over because that, please remember, Operation Sindoor was only and only against terror infrastructure. जैसे ही खत्म हुआ, उसका उसका जो मैसेज था टू द एडवर्सरी, टू द एनिमी, कि हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया है।
और हमारे लिए यही करना था, और ये नॉन एस्केलेटरी है, हम रुक रहे हैं। अगर आपने कुछ किया तो हम भी करेंगे, और इसको बुलाते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स। मतलब अगर आप कुछ करोगे फिर मैं भी करूंगा, फिर आप करोगे फिर मैं भी करूंगा, और एक टाइम आता है एस्केलेशन मैट्रिक्स इतना ऊपर चले जाता है दैट इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट। वहां तक हम पहुंचे नहीं, बिकॉज 4 दिन के अंदर अंदर हम अलग ही दुनिया में पहुंच गए, विच इज एस्केलेशन डोमिनेंस। ये टेक्निकल टर्म्स में इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज आप फिर समझेंगे इन बेटर वेज के वॉर जब होती है तो उसके उसके जो टर्म्स हैं, दे आर नो लॉन्गर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, बट दे ऑल अबाउट एस्केलेशन। सो फ्रॉम एस्केलेशन मैट्रिक्स वी वेंट टू एस्केलेशन डोमिनेंस। एंड डोमिनेंस ऐसा हुआ कि लास्ट डे ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट between 2 p.m. and 3:30 p.m. I'm not exaggerating now. Now I'm giving you hard facts. ये जितने भी येलो डॉट्स देख रहे हैं आप, each of them are military and air force installations which start from Skardu. Please look at the laser. Skardu is the northernmost inside POK, बहुत ही sensitive air force base है। नूर खान से लेकर मुरीद, सरगोधा, super sensitive, and all the way to Karachi. The length and complete length of Pakistani military installations was attacked. And please remember, it is not decimation, it is a very hit very hard. एक एक एयरबेस का साइज 10-10, 15-15 किलोमीटर लंबा होता है, बहुत बड़े होते हैं ये एयरफोर्स बेसेस। एक हिट से कुछ नहीं उजड़ता है, until and unless the hit is very sensitive hit. बट अगर आपको जेन्युइनली सब कुछ उड़ा देना है तो यू नीड 50, 60, 70 हिट्स एट द सेम एयरफील्ड। वो नहीं हुआ है। बट व्हाट इंडिया डिड इज एस्केलेशन डोमिनेंस। वो ही फिर से हुआ 25 से 26 मिनट के कार्यकाल के अंदर अंदर। द इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन नेवी टोटली डोमिनेटेड द एयर स्पेस। टोटल डोमिनेशन, यानी कि इट वॉज फायर एट विल। एंड फायर एट विल का मतलब जो करना है करो। Finally it became so easy to go in. I think at that time the Pakistanis realized that ये और अगर हो गया then they are at serious risk of facing tremendous amount of losses. I think that's when the phone call started going, and all of the sequence that the Americans called, the DGMO Pakistan called the Director General Military Operation in India. They announced a ceasefire because it was now getting to a point where Pakistan would have had serious consequences, because like I said, escalation dominance एकदम चरम सीमा पे था. So that's a bit about, and by the way, I must share this again with you. मैं रोज अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, और अभी अगले 3 या 4 महीने में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा वॉरफेयर के ऊपर, एयर पावर। एंड आप सबने टीवी पे तो देखा ही होगा एयर डिफेंस, जो कि एक नया अद्भुत तरीका था जो कि सिर्फ इजराइल में दिखता था। मिसाइल्स, शूटिंग डाउन मिसाइल, वो आप सबने टीवी पे देखा होगा। सो so much to learn from this. As I put some more slides together only on Sindhu, then Kanaki, I'll get in touch with you and we'll do another session. But यहाँ पहुंचे कैसे, and that's what I wanted to share with you. मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है अपने देश के साथ। एंड सो ये अपना देश है इंडिया। A lot of you all are today sitting here, part of let's say East India, whether you are in Kolkata or in surrounding areas, whether part of you are in Delhi. I know Anuj is here from Delhi. So Seven Sisters, I think Kanak, you spoke about the corridor, etc. So we have Seven Sisters, we have Goa, beautiful Goa, we have कुछ भी चाहिए आपको, रेगिस्तान मिल जाएगा, हिमाचल, हिमालय, सब कुछ मिल जाएगा। ये एक काफी यूनिक देश है, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड देश है। इट्स नॉट इजी टू रन दिस कंट्री। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो सब कुछ ही बदल जाता है। मेरे को कभी कभी लगता है यूरोप इज स्लाइटली इजियर टू टू अंडरस्टैंड दैन इंडिया, तभी इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये लिटरली कॉन्टिनेंट ही है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्टिनेंट जैसा है। तो ये केवल एक ऐसा देश है जिसके नाम पे एक ओशन भी है, इंडियन ओशन। सो इसको इंडियन ओशन, कॉन्टिनेंट जो बोल लो, मतलब है कॉम्प्लेक्स एंड है यूनिक, और अपना लोकेशन भी बहुत यूनिक है। अपने पास और भी एक चीज है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसके बारे में आज मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। एंड देन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है वहां पे।
और लास्ट थिंग जो हमारे पास है, जो कि काफी लोगों के पास नहीं है, दो ऐसे देश जिनके साथ हमारे 6 युद्ध हो चुके हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बट इंडिपेंडेंस से लेकर 2025 तक, आज तक हमारे 6 युद्ध हो चुके हैं, ऑफिशियल युद्ध। 47, 62, 65, 71, कारगिल 99 एंड, और अब ये 2025 का युद्ध। छह युद्ध तो है, मतलब हर दशक में एक युद्ध तो हो ही रहा है, आउटसाइड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एनीवे। सो एंड सो दिस इज पाकिस्तान। ये अपना वेस्टर्न फ्रंट पे है और ये ईस्टर्न फ्रंट पे है। तो इसके ऊपर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये इसको वेस्टर्न फ्रंट, ये ईस्टर्न फ्रंट। चाइना तो अपना नेबर भी नहीं था। 1951 तक तो हमारा नेबर ही तिब्बत था। फिर चीनियों ने अपना टैंक घुसा दिए तिब्बत के अंदर। उनको उनको स्पेसिफिकली कुछ चीजें चाहिए थी, फॉर एग्जांपल सिंशियांग एरिया वगैरह चाहिए था। तिब्बत में बहुत कुछ है, पानी, बेसिकली पानी। एंड 1951 में टैंक घुसे तो तिब्बत। सो बेसिकली चीन और इंडिया के बीच में पूरा बफर जोन था। हिमालयास को छोड़ के भी तिब्बत था। सो कभी हमारा युद्ध तिब्बतियंस के साथ हुआ ही नहीं। आप हिस्ट्री पढ़ लो, इंडिया नेवर हैड कॉन्फ्लिक्ट विद तिब्बतियंस, बिकॉज वहां के बुद्धिस्ट और यहाँ के हिंदूज, कभी लड़ाई नहीं हुई 1000 साल में। अभी जैसी चीन ही आ गए, युद्ध चालू। So ये buffer zone हिल गया, and that is why it's created this conflict. But anyway, this is China, this is Pakistan, all of this is India. I'm going to spend only one slide on Pakistan. उससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है to talk about. But ये पाकिस्तान का पाकिस्तान का नक्शा देखना ज़रूरी है, बिकॉज आप सब समझेंगे फिर ये देश के अंदर आगे जाके होने क्या वाला है या हो क्या रहा है। पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा पाकिस्तान है और ये है बलूचिस्तान। साइज देखिए आप बलूचिस्तान का, छोटा नहीं है, बहुत ही विशाल बड़ा स्टेट है ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान का। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो मिनरल रिच है, बहुत मिनरल रिच है। ये एक ऐसा स्टेट है पाकिस्तान के अंदर जो जिसके बॉर्डर दो देशों के साथ हैं, ये ईरान है और ये अफगानिस्तान है। सो इट्स ओनली स्टेट विच बॉर्डर्स ईरान एंड अफगानिस्तान। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसका अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट भी बना हुआ है, जो कि चीनियों ने बनाया है। विल टॉक अबाउट दैट। सो इसमें एक्सेस टू द पोर्ट भी है, एक्सेस टू ईरान भी है, एक्सेस टू अफगानिस्तान से ट्रेड के मामले में, मिनरल्स के मामले में बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्प्यूटेड है। 47 के पार्टीशन के वक्त बलूचिस्तान वॉज नॉट सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो एक देश, अलग ही देश बनने वाला था। उस सब में मैं घुसूंगा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इट बिकेम, तो पाकिस्तान ने उसको हड़प सा ही लिया, लिटरली हड़प सा लिया। इट वॉज सपोज टू बी अ सेपरेट कंट्री। In fact, at some stage, they also wanted to be part of India. That was the initial conversation. उसके साथ में सिंध भी डिस्प्यूटेड है। वहां पे भी उनको भी सिंधु देश बनाना है। सो बलूचिस्तान को अपना देश बनाना है, सिंधु को सिंधु देश बनाना है। वो क्या होगा कैसे होगा उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ आज, बट आप साइज देखो दोनों का। वो 50% का साइज है पूरे पाकिस्तान का। दैट्स हाउ बिग बलूचिस्तान एंड सिंध आर। एंड जो भी एक्शन हो रहा है, जितना भी है, वो सारा का सारा पंजाब है। दिस इज द पाकिस्तानी पंजाब। सो जितने शरीफ, भुट्टो, मुनीर, मुशर्रफ, जो भी है, 80-85% जो भी आर्मी ज्वाइन करते हैं, सिविल सर्विसेज, रेलवे, नौकरी, जो भी है, 85% यहाँ पंजाब से ही आते हैं। बाकी सब रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ये रहा लाहौर और ये रहा अमृतसर। लाहौर अमृतसर 70-80 किलोमीटर का फर्क है दोनों में। सो अगर आप देख रहे होंगे कि अमृतसर में अगर ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे, तो शायद पार्टली यहाँ से आ रहे होंगे, फिर सियालकोट में इनका मिलिट्री बेसिस है। यहाँ बेसिकली इट्स जस्ट सो क्लोज। आई ऑल्सो वांट टू शो यू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहाँ पे मेरा अभी पॉइंटर है। ये NFWP है। ये बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट है। यहाँ पे सिर्फ गन राज चलता है, सारे टेरर नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क। यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर से स्टिंगर मिसाइल, AK-40, जो लेना है खरीद सकते हो एकदम। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ गन राज चलता है। और फिर आइए आप नदर्न एरियाज। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। सो ये नदर्न एरियाज पर्पल, ये पॉलिटिकल मैप है बाय द वे। ये नदर्न एरियाज गिलगिट बाल्टिस्तान का ये जो पर्पल मैप है, और अपना पर्पल एग्जैक्टली सेम है। सो दो देश, एक ही जमीन के टुकड़े को दोनों देश दिखा रहे हैं। हम भी दिखा रहे हैं और पाकिस्तान भी दिखा रहा है। सो ये है किसका? एंड
आज की डेट में मैं आपको बस दिखाना चाहूंगा कि दिस इज अ रियल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वी स्पीक टुडे। अपने पास जो वाइट पोर्शन है सिर्फ उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंटल, मिलिट्री कंट्रोल आज की डेट में वो वाइट पोर्शन पे है, ये पीओके है। सो ये जो पार्ट आप अभी देख रहे हैं ये पीओके कहलाता है, ये वाला, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो ये पूरा नदर्न एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह, ये यहाँ पे आता है। और कारगिल का युद्ध भी यहाँ हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कहीं यहाँ पे नहीं हुआ था। जो ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। सो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल यहाँ पर है, कारगिल का युद्ध यहाँ पे हुआ था। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा वाइट पीस ही अपने पास है। 62 का जो युद्ध हुआ था वहां पे, उसमें हमने आक्साई चिन हार गए थे विद चाइना। एंड सिंस आई स्पोकन अबाउट द 62 वॉर, आई मस्ट मेक अ पॉइंट हियर कि 62 का एक अकेला युद्ध है जो कि इंडियन आर्मी हारी है। मिलिट्री डिफीट नहीं कहेंगे उसको, उसको पॉलिटिकल डिफीट कहेंगे। बिकॉज आप अब किताबें पढ़ेंगे तो आपको आप जानेंगे कि कंप्लीट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग वाज एट फॉल्ट। अक्टूबर का महीना था, तो जो सोल्जर्स थे उनको समर क्लोथिंग लिटरली उन हाइट्स पे एक स्वेटर और शायद नॉर्मल शू, जो स्नीकर्स केड्स वाले शूज होते हैं, उनमें भेजा गया था। एम्यूनेशन भी नहीं प्रोवाइड किया गया था। ये बिलीफ ही नहीं था कि चीनी अटैक कर सकते हैं। चलो ठीक है, अटैक हो गया तो आपने कंडीशंस अच्छी नहीं भेजी, कोई बात नहीं, चलो वो भी द इंडियन आर्मी फॉट टू द लास्ट बुलेट, टू द लास्ट सोल्जर। पूरी प्लेटून ही खत्म हो गई कितनी जगहों पे, वो भी चलो ठीक है। बट द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग डिड नॉट अलाउ द इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। वो आप सोचो कि अब आज की डेट में देखो, ऐसे 2025 का युद्ध हुआ या कारगिल का या कुछ भी हो या फिर बालाकोट, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में बोल दे हम केवल अपने सोल्जर्स भेजेंगे, इंडियन एयरफोर्स विल नॉट डू एनीथिंग। ऊपर से इन्होंने बोला 62 में इंडियन नेवी भी कुछ नहीं करेगी। एंड आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि 62 के टाइम इंडियन एयरफोर्स हैड फुल कंट्रोल ऑफ द स्काई। अपने पास बहुत अच्छे जहाज थे, मिस्टियर, कैनबरा, और रिकॉनेसेंस हवाई जहाज भी बहुत अच्छे थे, अटैक हवाई जहाज भी बहुत अच्छे थे। The politicians didn't want to use better equipment, but we lost this whole Aksai Chin. So I always look at 62 as a political loss, not as a military loss. It's the only loss that we've ever had in war. No other war have we lost. और 62 का ये वॉर खत्म होते ही पाकिस्तान ने ये जो एरिया दिख रहे हैं, ये इसे शाक्सगाम वैली कहते हैं। ये जो लैंड है जो वैसे ही उनकी नहीं है टेक्निकली, वो उन्होंने चीनियों को भेंट कर दी एज अ पुरस्कार। ये लीजिए गिफ्ट, आपने 62 का युद्ध जीता तो 63 में शाक्सगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दे दी। द ब्यूटी ऑफ शाक्सगाम वैली इज कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर हैं दुनिया के, 100 से अधिक ग्लेशियर हैं। सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर शाक्सगाम वैली है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि काफी सारे जो काफी सारी इश्यूज अराउंड वाटर हैं, तो ये 62 से चला आ रहा है। जो कि चीज उनकी है भी नहीं, वो भी इन्होंने, जैसे आप मान लो कि एक कोई आपके पास लैंड पार्सल है, वो है नहीं आपका, लीगली आप उसके ओनर नहीं हो, पर वो आपने और आगे जाके किसी को गिफ्ट कर दी, तो ये हो रहा है। और अगर इसी मैप को मैं थोड़ा और ब्लो अप कर दूं, बिकॉज सी कश्मीर जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो यही है वो शाक्सगाम वैली, इसको मैंने थोड़ा और ब्लो अप करके दिखाया है। और सियाचिन यहाँ है, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये ट्रायंगल अपने लिए बहुत जरूरी है। 84 में जाके इंडियन आर्मी बैठ गई वहां पे, एकदम हाइट पे है, 22-23 हजार फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ पे -30 डिग्रीज नॉर्मल होता है, -40-45 डिग्रीज ठंड होती है, मतलब -20 इज नॉर्मल। तो -20 में क्या होता है ना, कुछ नहीं चलता है, ना दिमाग चलता है ना वेपन चलता है। तो यहाँ अब हम 84 से बैठे हुए हैं, तो जो ट्रूप्स जाते हैं वहाँ केवल 3 महीने के लिए अलाउड है जाना, और कोई ट्रूप दोबारा नहीं जा सकती। तो ट्रूप्स वहाँ पे जब जाते हैं 3 महीने जाके बैठते हैं वहाँ, वापस आते हैं, और फिर पूरा उनका जो सिस्टम है हिल जाता है। देन दे हैव टू री एक्लेमेटाइज। यू गो टू 22,000 फीट, स्टे देयर 3 months, देन व्हेन यू कम डाउन टू द प्लेन्स इट टेक्स अनदर 1 year टू गेट बैक टू नॉर्मल। तो हम कर क्यों रहे हैं ये? बिकॉज सियाचिन जो है ये ट्राइंगल बोथ शाक्सगैम वैली को ओवरलुक करता है एंड गिलगिट बाल्टिस्तान को भी ओवरलुक करता है। सो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे कुछ उगने नहीं वाला। यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन ने 60-62 में बोला था यहाँ तो कुछ उगने नहीं वाला, रखना क्यों है। ऑब्वियसली यहाँ पे खेती बाड़ी तो होने नहीं वाली है, बट इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ओवरसाइट। तो वही शाक्सगाम वैली, वही काराकोरम हाईवे जो कि चीनियों के हाथ में अभी, इसका ओवरसाइट सियाचिन, बिकॉज इट्स हाइट, प्लस यू लुक इनटू पीओके, दैट इज व्हाई वी आर देयर। सो सियाचिन इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये जो येलो डॉट देख रहे हैं, दिस इज दौलत बेग ओल्डी, ये एक ऑपरेशनल एयरफील्ड है जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करता है। यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाना एक ऑलमोस्ट मिरेकल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत एयर बहुत थिन होती है। तो एयरक्राफ्ट नीड लॉट ऑफ, दे नीड एयर टू लिफ्ट। यहाँ पे रेरिफाइड एयर इतनी थिन है, टू लिफ्ट एयरक्राफ्ट इज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। सो दिस एयरफील्ड इज लाइक द लॉजिस्टिक्स बैकबोन फॉर सियाचिन, एंड दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट कर दिया है इस हाईवे से। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस पूरे हाईवे को कनेक्ट बना दिया है। और ये हाईवे कंस्ट्रक्शन चीनियों को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए गलवान वैली, यहाँ पे उस रात 20 सोल्जर जो मरे थे वो गलवान वैली में मरे थे, ऑन द लाइन, ऑन द रिवर देयर बॉडीज फेल। 20 यहाँ पे, अबाउट 100 चीनियों के उसी हाईवे के अराउंड। क्योंकि हाईवे का मतलब दौलत बेग ओल्डी पे लॉजिस्टिक्स, दौलत बेग ओल्डी के लॉजिस्टिक्स का मतलब सियाचिन पे लॉजिस्टिक्स। So the Chinese have been very, very uncomfortable with highway construction. Again, I mean, just to show you again, Sharks come. This is Siachen, Daulat Beg Oldie, Galwan Valley. This is the highway. And I just thought it's very important कि कश्मीर हम लोग बोलते रहते हैं, तो उसका रियलिटी भी थोड़ा सा हमको जानना चाहिए। और अपना जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान केवल पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत छोटा इशू है for the size of India, where we don't deal with Pakistan, we actually deal with China. So our borders with China are in the Ladakh and Aksai Chin area with Jammu and Kashmir, Ladakh, western sector, जिसको ऑफ दिस साइड वी कॉल इट द वेस्टर्न सेक्टर, बट ये 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है। हिमाचल में 500 किलोमीटर है सेंट्रल में, और ईस्टर्न में ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को तो चीनी अपना ही मानते हैं, बोलते हैं कि वो है ही नहीं किसी का, तो उसका नाम भी दिया हुआ है उन्होंने। ये 1300 है। सो कुल मिला के एक ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर का तो अपना बॉर्डर पाकिस्तान चीनियों के साथ है। बट व्हाट आई लाइक टू शो एवरीवन इज, ये सब ठीक है, ये मैंने आपको पूरा दिखाया है। ये मैप उल्टा उल्टा इसीलिए क्योंकि कुछ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। अभी तो मैंने आपको ये पूरा, ये जहाँ आप मेरा लेजर पॉइंटर देखेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ इसकी बात करी है। ये पूरा चाइना बॉर्डर है 3500 किलोमीटर। फिर हमने पाकिस्तान बॉर्डर देखा, जहाँ मैंने आपको दिखाया बलूचिस्तान वगैरह, ये होगा 1800 किलोमीटर ये है। बट द रियल स्टोरी इज नॉट हियर, द रियल स्टोरी इज हियर। सो the story is not necessarily about land only, because to become a superpower you have to control the seas. Remember, जितने भी दुनिया में सुपर पावर हुए हैं वो तभी हुए हैं जब उन्होंने कंट्रोल सी को किया है। 70% ग्लोबल ट्रेड सी से जाता है, नॉट लैंड। सो कंट्रोल द सीज, कंट्रोल द वर्ल्ड। अगर आप देखो, ब्रिटिश एम्पायर 200 साल राज किया है, बिकॉज 200 से ज्यादा राज किया है, बिकॉज उनकी जो फ्लीट थी, shipping fleet, merchant fleet, they control the seas. So the sun never set on the British Empire. So जापान से लेकर अफ्रीका तक पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स। उससे पहले स्पेनिश, स्पेन के पास अरमाडाज होते थे, शिपिंग लाइन, शिपिंग के वो मतलब एकदम, द स्पेनिश हैड आल्सो almost had similar presence because of their expertise in warships. उसके अगर आप देखो, एक टाइम पे स्पेन, ब्रिटेन, एंड देन केम द अमेरिकन्स। द अमेरिकन्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द सी राइट नाउ, और उसको चैलेंज करने के लिए अब आ गया है चाइना। आप को यकीन नहीं होगा, बट अब चाइना का जो नेवल प्रेजेंस है ऑलमोस्ट इक्वल टू अमेरिका हो चुका है इन नेवल शिप्स। जो डिफरेंस अब जो चाइना और अमेरिका में रह गया है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स में। अमेरिका हैज 9 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, चाइना हैज 2, बट इन वॉरशिप्स चाइना हैज ओवरटेकन अमेरिका। एंड इन ऑल ऑफ दिस, कंट्रोल द सीज, कंट्रोल द वर्ल्ड, ये वाला चक्कर है। सो ये दोनों पावर्स के बीच में इंडिया भी खेल रहा है, बिकॉज अपना लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप, जैसे मैंने ये मैप उल्टा करके अगर आप देखो, तो पूरा का पूरा गेम ही यहाँ पर है। एंड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके एक थ्योरी थी
जिसको वेस्टर्न मीडिया ने इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बुलाया था, जो कि आज तक चीनियों ने इसका नाम कबूल नहीं किया या माना नहीं है। बट 25 साल से द चाइनीज हैव बीन बिजी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंट्रोल द सीज, एंड सो ये जितने भी 1 2 3 जो आप देख रहे हैं, ये सारे चाइनीज नेवल बेसिस हैं या एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जस्ट टू कंट्रोल साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 म्यांमार में, 9 बांग्लादेश में, 10 हम्बनटोटा पोर्ट, 11 इन्होंने एक लिसनिंग पोस्ट बनाई हुई है एकदम इंडिया के पास में, 12वां ग्वादर जो कि बलूचिस्तान में है, और एक ये रहा जिबोटी जो कि 13 नंबर है। सो आप देखो कि काफी हद तक ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी कवर कर चुके हैं। इन्होंने यहाँ आने की कोशिश करी है, मगर श्रीलंका वाला पोर्ट कुछ हद तक वापस हो गया है, बांग्लादेश वाला पोर्ट कुछ हद तक वापस हो गया है, म्यांमार ने तो वापस कर दिया। सो इंडिया इज ऑल्सो पुशिंग बैक। सो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ये जो जितने भी मैप आप इंडिया के देख रहे हैं, यहाँ पे इंडियन नेवी की प्रेजेंस फुल ऑन है। पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, निकोबार पे तो, अंडमान निकोबार में तो इतना बड़ा हमारा नेवल, आर्मी, एयरफोर्स प्रेजेंस है कि इसको तो बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। पूरा आइलैंड ही अपना है, तो इसमें लिसनिंग पोस्ट, सुखोई 30 वगैरह सब कुछ है। सो इंडिया इज ऑल्सो पुशिंग बैक। सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जहाँ के जो कि चीनी अपना पूरा घेरा करने में लगे हुए हैं, वहां पे इंडिया ने भी बहुत सारे पिछले 10 साल में, स्पेशली पिछले 10 साल में बहुत सारे एग्रीमेंट करे। सीशेल्स, मालदीव्स, मॉरिशस, ये सब देशों के साथ एग्रीमेंट करके हमने एक अपना निकाला है जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो काउंटर है वो है नेकलेस ऑफ डायमंड, जो कि अपनी तरीके से हम चाइना को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सेशल्स के साथ, ईरान के साथ, मंगोलिया के साथ और जापान के साथ। ये कोई सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध होगा तो ये सारे देश हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि अगर आपको, आपका वॉरशिप इस देश में जाता है तो उसको रिफ्यूलिंग मिल जाएगी, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, उसको अलग अलग टाइप का, अगर आपका कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है उसको यहाँ पे लैंडिंग राइट्स मिल जाएंगी। सो ये सारी की सारी चीजें, केवल ये ऐसा नहीं है कि ये सारे देश हमारे लिए युद्ध वॉर लड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बट हैविंग logistical support is what I'm trying to highlight out here. और ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज फाइनली जो चीज आप समझते हो वो है मनी, इकोनॉमिक्स, पैसा, एंड ऑल ऑफ दिस फाइनली कम्स बैक टू योर वर्ल्ड। कि ये जो सिंदूर, पाकिस्तान, कश्मीर, चाइना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये करण इस वक्त 1:30 दोपहर में ये बता क्यों रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये पूरी आपकी दुनिया का ही वर्ल्ड है। मैं आपको प्रूव कर दूंगा इस वक्त कि दिस इज ऑल अबाउट मनी, एंड आई विल नाउ गेट इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। ये है चाइना। चाइना का एक पोर्ट मान लीजिए, जो शंघाई मान लीजिए या गंगसाओ। अगर कोई ऑयल वेसल, जो कि बहुत बड़ा ऑयल कंटेनर चाइना से निकले ऑयल लेने के लिए, वी रिमेंबर चाइना नीड्स एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स इज ऑयल, पेट्रोल, एलपी, लिक्विड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस। तो जो कंटेनर का जो गूगल मैप है वो ये है, साउथ चाइना सी से निकलेगा, वियतनाम, मलेशिया, मलाका स्ट्रेट्स होते हुए, बे ऑफ बंगाल, फिर फिर आपने इंडियन ओशन में आते हुए अरेबियन सी, ये पहुंचेगा कुवैत, फिर पूरा वापस कुवैत से वापस होते हुए ये एक ऑयल टैंकर मलाका स्ट्रेट्स वापस। ये 13,000 किलोमीटर का जर्नी है जिसमें दो बहुत बड़े चोक पॉइंट हैं। एक तो यहाँ पे मलाका स्ट्रेट्स में, जहाँ पे 70% ग्लोबल ट्रेड इस स्ट्रेट्स में से गुजरता है। ये स्ट्रेट इतना नैरो है कि ये एट इट्स वाइडेस्ट ये केवल 22 किलोमीटर वाइड है, और 70% ट्रेड यहाँ से गुजरता है। तो इस ये ट्रैफिक जैम का भगवान है। एज एन लाइक द, इट्स लाइक द सी का ट्रैफिक जैम। यहीं पे 22-22 25-25 दिन यहाँ पे शिप्स खड़े रहते हैं निकलने के लिए। तो एक तो ये है चोक पॉइंट। दूसरा चोक पॉइंट है उसी वेसल के लिए एक चोक पॉइंट, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंडिया के साथ, सो द इंडियन नेवी कैन कट ऑफ शिपिंग लाइंस आउट हियर ऑल्सो। In the Indian Ocean, shipping lines can be cut off. So the thinkers and the planners in China realize that if we have a conflict with India or any country or the Americans, then their shipping lines दो जगह पे कट ऑफ हो सकते हैं, एक तो इंडियन ओशन रीजन में और दूसरा मलाका स्ट्रेट्स में। और ये लाइफलाइन है।
एनर्जी की तो लाइफ, जैसे इंडिया के लिए एनर्जी लाइफलाइन है वैसे ही चीनियों के लिए भी लाइफलाइन है, बिकॉज अभी तक उनके पास एनर्जी का, ऑफ कोर्स वो पूरा का पूरा ईवी वगैरह कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट वर्ल्ड, बट आज की डेट में भी सोर्स ऑफ एनर्जी स्टिल ऑयल। सो इन्होंने सोचा चलो रेड लाइन अपने को जमेगी नहीं, कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा, ये तो बहुत खतरे से खाली नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो एक नया दिमाग लगाते हैं, एक ग्रीन लाइन बनाते हैं। तो ग्रीन लाइन लैंड से निकालते हैं, लैंड से लेकर जाते हैं ये सब। तो इन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, कुवैत से 150 किलोमीटर दूर उसको हम उतारेंगे किसी पोर्ट पे, फिर वहां उस पोर्ट से उतार के हम पाइपलाइन लगाते हैं, पूरा पाइपलाइन लगा लुगू के उसको ओवर लैंड लेकर जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सिंशियांग एरिया से। लेकिन जेंटलमैन जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये रियलिटी है, ये कुछ मैं इमेजिनेशन नहीं है। द ग्रीन लाइन इज नाउ ऑलमोस्ट ऑपरेशनल, सेमी ऑपरेशनल। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है ग्वादर का पोर्ट जहाँ पे इन्होंने चाइना ने पोर्ट बनाया हुआ है बलूचिस्तान में, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पूरा इन्होंने स्टार्ट किया है बलूचिस्तान में, थ्रू एंड थ्रू पाकिस्तान जाता है हाईवे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज gas pipelines and it ends in Gilgit Baltistan. And I want to show you something कि ये जो CPEC है, ये जो 13,000 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो गिर के 2,000 किलोमीटर पे आ जाएगा ये वाला। तो पहले तो आपको इतना लंबा चौड़ा घूम घाम के ये वो करते कराते 80% ऑफ ऑयल मलाका स्ट्रेट से आता था, भाई 13,000 किलोमीटर करके 2,000 किलोमीटर। नॉट जस्ट दैट, ट्रैवल टाइम था 45 दिन, वो आ जाएगा 10 दिन पे। सो अब आप सब म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंस आपका काम है, आप ये सोचो कि किसी देश ने अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 1/3 गिरा दिया, सो विल दे नॉट प्रोटेक्ट इट एट एनी कॉस्ट? They will protect it at for whatever it is. They will protect it because the start, unfortunately, the start of CPEC is in Gwadar, which is disputed, and the end is in Gilgit Baltistan. तीनों disputed है. And so it's what the Chinese are trying to do is that they're trying to secure $50 billion of investment जो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में किया हुआ है। ये डिस्प्यूटेड एरिया से जाता है, $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, $500 बिलियन के एक्सपेक्टेड रिटर्न है, बिकॉज 1/3 तो कॉस्ट ही कम हो गया ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एकदम गिर गया। एंड आप प्लीज पाकिस्तान को पाकिस्तान जैसा मत देखा करिए, वो पाकिस्तान चाइना का 24वां प्रोविंस है। मान लो आप उसको ईस्ट चाइना वेस्ट चाइना मान लो, जैसे बांग्लादेश होता था पहले, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान ये होता था ना, ये चाइना के लिए एक प्रोविंस है, 24वां प्रोविंस। कराची स्टॉक एक्सचेंज का 40% ओनरशिप चीनियों के पास है। 80-85% डिफेंस का प्रोडक्शन जो आता है वो चाइना से आता है। सो ये बस चाइना ही मान लो आप इसको, 24th प्रोविंस। एंड फॉर कीपिंग दिस इन कंट्रोल, कश्मीर इज द ओनली वे टू कीप इंडिया नॉट आस्किंग द टफ क्वेश्चन कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट होता है बलूचिस्तान में, एंड होता है गिलगिट बाल्टिस्तान में। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओ का है, पीओके है, जो कि अपना है, जो कि हर बारी पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि हम लेकर ही रहेंगे। बलूचिस्तान बोल रहा है कि हमको अपना। अगर ये सब ट्रू हो गया तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वैसे ही उड़ जाएगा। ऊपर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि इनका बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है। एंड सो कश्मीर इज द ओनली वे, persistent unrest is the only way that China and Pakistan can keep India engaged in matters of internal conflict. Because agar India starts asking tough questions, then it's going to get very, very difficult for both of these countries or provinces or whatever to start answering these questions. Now, I just wanted to give you a bit of a background on the CPEC, etc., and why this is all about money. But apna number one problem, apart from getting this, constant focus away, is number one problem is terrorism. I will prove it to you कि टेररिज्म, आप और मैं टोटल विक्टिम है टेररिज्म के। ये रिपोर्ट है मूडीज की, इस टाइम फ्रेम है 1993 से 2013, 1994 से 2013 है, समथिंग लाइक दैट। 20 ईयर पीरियड है, 93 to 2013, एग्जैक्ट 20 years, 1 year बिफोर मोदी सरकार कम्स इन टू द पिक्चर। सो मूडीज डिड अ 20 year रिसर्च टू सी कि कितना भारी प्रभाव पड़ा है टेररिज्म का इंडिया पे। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू वंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। वाई से ओल्डेस्ट? बिकॉज हम लोग टेररिज्म 40 साल से देख रहे हैं, फ्रॉम खालिस्तान पंजाब टेररिज्म टिल टुडे। 40 साल से, 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 40 साल से
It's a 40-year journey. And please technically let me clarify, इसमें नक्सलिज्म इज नॉट इन्वॉल्व। जो कल सबसे बड़ा जो नक्सल लीडर को मारा है, जिसके सिर के ऊपर 10 करोड़ की बाउंटी थी, कैन यू इमेजिन? ही इज बिगर देन हाफिज सईद। लोग समझ नहीं रहे हैं कल किसको मारा है हमने। वो हाफिज सईद से भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा वो नक्सल लीडर था। मैं नक्सलिज्म की बात ही नहीं कर रहा हूं इस सब में, सिर्फ टेररिज्म एज इज डिफाइंड इन व्हाट टेररिज्म इज। सो ये 20 साल 2013 तक, 1993 2013, उसमें मूडीज ने देखा कि क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी। एंड प्लीज रिमेंबर 1993 में पंजाब टेररिज्म खत्म हो गया था। पंजाब वाज 80s। So first of all, I want to tell you this number. It's 6,024 terror attacks India faced. 6,024, one attack a day from 1993 to 2013. So आपके देश पे हर दिन एक हमला हुआ है, टेरर अटैक, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बट फिर मूडी ने और रिसर्च करी और पता करा कि अगर बड़ा अटैक हो जाए तो उस साल में उस देश की जो जीडीपी है वो 0.75 से लेकर 0.9% तक गिर जाती है। और इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए एफडीआई, वो 2% से गिर जाती है अगर बड़ा एक अटैक हुआ। सो प्लीज लेट मी रीफ्रेज, 6,024 अटैक यानी कि वन अटैक डे। और बड़ा अटैक का मतलब 0.75 या 0.9% जीडीपी घटती है उस साल में, एंड 2% इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कम हो जाता है। सो अगर आपके देश पे हर दिन टेरर अटैक हुआ है तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हर साल एक लार्ज अटैक हुआ है, हर साल। वो अगर आप बिलीव नहीं करते तो मैं अभी प्रूव कर दूंगा। और ऑल्सो आप लोग सारे देश, मतलब काफी जगह से आए हैं, कोई मेरे को, कोई भी किसी लोकेशन से ये प्रूव कर दे कि उसके लोकेशन में 2013 तक टेरर अटैक नहीं हुआ था, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नॉट अ सिंगल सिटी हैज बीन स्पेयर्ड, नॉट वन। ऐसा कोई शहर ही नहीं है जहां पे टेरर अटैक ना हो। सो जब उन्होंने देखा कि 20 साल में 0.9% जीडीपी घटती है, बाय द वे ये फोटो आप देख सकते हैं, ये कनिष्का, जब 9/11 से बहुत पहले कनिष्का, मुंबई, कांदाहार, ये सबसे बड़ा अपने ऊपर ट्रेन, दिल्ली, बॉम्बे, पठान, कोई लिस्ट इज अनगिनत। So when they did the math, they realized that India has lost 0.8 to 0.9% GDP growth compounded for 20 years. And we've lost 2% investment growth up until 2013. 20 years of 2% investment growth lost. ये है कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। यानी कि मेरे हिसाब से 1/3 जीडीपी हमारी सिर्फ टेररिज्म को ही चली गई, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ। 4 लोग आते हैं, दहशत फैलाते हैं। अब सिंपलेस्ट तरीका से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब कश्मीर में क्या हुआ, पहलगाम में आए 4 लोग आए, 26 लोग, सबसे भयानक टेरर अटैक। आप बताओ मेरे को कौन जाएगा अभी कश्मीर एटलीस्ट 1 साल तक? सो कश्मीर घाटी की पूरा इकोनॉमी तहस नहस, उसका साइड इफेक्ट आएगा इंडिया पे, बाकी स्टेट्स पे। उसका जब ऐड करोगे जीडीपी, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। यही चीज अगर बॉम्बे में होती तो और बहुत बड़ा अटैक और बड़ा इम्पैक्ट आता। एक चीज जो हुई है पिछले 10 साल में, कि ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे अटैक हुआ हो। जो भी अटैक हुए हैं केवल 100 किलोमीटर के एक दायरे के अंदर है गया है, साउथ कश्मीर में। सो पुलवामा, त्राल, एंड मेरे हिसाब से वो एक छोटा सा 100 किलोमीटर का रेडियस रह गया है जहां पे ये सारे टेरर अटैक हो रहे हैं। पुलवामा त्राल एरिया के अंदर अंदर 100 किलोमीटर। फिर पिछले 10 साल में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे अटैक हुआ हो। होने वाले थे, बहुत बहुत भयंकर अटैक होने वाले थे, पकड़े गए। और इसी टाइम में आप देखो क्या हुआ है, एफडीआई आ गया है, कैपिटल मार्केट्स ऑल टाइम हाई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन ऑल टाइम हाई, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फोन बन रहे हैं, ड्रोन बन रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड सही है, सब कुछ हो रहा है। जैसे ही रिवर्स किया, देश की उन्नति चालू हो गई। And that's what I wanted to tell you, that this is not only about the markets, it's about the country first. देश सुरक्षित रहेगा तो आपकी मार्केट तो वैसे ही चल पड़ेगी। एंड दैट इज वाई एम टेलिंग यू कि इस देश में एक्शन ही एक्शन है, डिफेंस से लेकर इंटेलिजेंस, ब्लू वाटर कैपेबिलिटी इंडियन नेवी की, रफाल, ड्रोन, बोफर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, माउंटेन ब्रिगेड, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। ऊपर से नक्सलिज्म का भी खात्मा हो रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि आपका देश, अगर सिक्योरिटी आ गई तो वी विल प्रॉस्पर। सो प्लीज रिमेंबर, नेशनल सिक्योरिटी इज प्रायोरिटी नंबर 1। इंडिया इज द लार्जेस्ट मोस्ट इफेक्टिव विक्टिम ऑफ टेररिज्म। और ये टेररिज्म ने एटलीस्ट 0.75 जीडीपी 20 साल तक हमारे को, मेरे हिसाब से 1/3
जीडीपी अपनी सिर्फ टेररिज्म पे ही लुट गई है। और अगर ये रिवर्स हो गया जैसे कि पिछले 10 साल में हुआ है, तो एफडीआई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट्स आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग इस देश में ना आए। एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू, लास्ट मेरे 2 स्लाइड हैं कि अपना नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ये है, ये कि अभी केवल 10 मिनट पहले, ये कॉल से 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी अभी बीकानेर में है, अभी 1 घंटा पहले उन्होंने फिर से ये रिपीट किया है। ये 3 चीजें आप याद रख लीजिए, ये होने ही वाला है। एक और टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, पूरा डायनामिक बदल जाएगा। इंडिया हैज डिसाइडेड दैट इट विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल एंड टेरर स्पॉन्सरिंग रिजीम एंड द स्टेट, उसमें हम कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। मतलब अगर टेररिस्ट आउटफिट है और स्टेट है, वो हमारे लिए सेम है। सो एक्ट ऑफ वॉर होगा अगला टेरर अटैक, न्यूक्लियर ब्लैकमेल ब्लफ खत्म, एंड टेरर स्पॉन्सर, टेरर स्टेट, टेररिस्ट, तीनों एक जैसे हैं। यानी कि ऑफेंसिव डिफेंस विल बी इंडिया न्यू डॉक्ट्रिन। इस सब का आपसे क्या लेना देना है? इस सब का आपसे बहुत लेना देना है, बिकॉज अगर नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, बूमिंग मार्केट में ही हम लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, वैल्यूएशंस मैटर करती हैं। लॉन्ग टर्म डेकेडल इंडिया पॉजिटिव है, कोई डाउट ही नहीं है। बट प्लीज स्टार्ट थिंकिंग के इस सब के between trade war, between all of this, there's also something known as देश, देश की पाथ सही जा रही है, मगर वैल्यूएशन भी मैटर करता है। एंड सो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ऑफ रिजिलियंट ग्रोथ, ट्रू डाइवर्सिफिकेशन लाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर रिस्क मैनेजर्स, we are not money managers, we are also risk managers. And so my summary on investment is, कुछ इंडस्ट्रीज एक्सपेंसिव हैं, हाई ग्रोथ, जो कि दिख रहा है कि वो महंगे हो गए हैं, प्रो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं, रेलवे, मटेरियल, मिनरल, ऑटो, ये सब थोड़ा महंगा लग रहा है। सिर्फ इक्विटी पे फोकस मत करिए, फिक्स्ड इनकम का टाइम धीरे धीरे आ जाएगा। बैलेंस्ड, एडवांटेज, हाइब्रिड्स लाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम एंड रिजिलियंट ग्रोथ पे आना पड़ेगा। आईटी, फार्मा रिजिलियंट ग्रोथ है, कुछ भी हो जाए ये चलते रहेंगे। सो डिफेंसिव इंडस्ट्रीज में आना, डिफेंस मेरे हिसाब से बोथ चलेंगे। आई वाज नॉट वेरी श्योर ऑन डिफेंस अर्लियर बिकॉज बहुत महंगा था, बट डिफेंसिव जो कि थोड़ा बहुत ग्रोथ को अगर झटका लगे तब भी ले पाए, उन पे जाना ही पड़ेगा। एंड प्लीज मैनेज, डोंट जस्ट मैनेज एसेट्स, मैनेज रिस्क एज वेल। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज मैंने 1 घंटे का टाइम ले लिया। कोई भी क्वेश्चन होंगे आई एम हैप्पी टू आंसर, बट आई जस्ट एंड बाय सेइंग दैट इस देश की जो अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टिंग, वो किसी और देश के पास नहीं है। अमेरिकन्स हैव 35-36 सेक्टर्स टू इन्वेस्ट, सो डज इंडिया। अगर आप ब्राजील देखो, देयर ओनली कमोडिटी, रशिया ऑयल, साउथ कोरिया इज टेक्नोलॉजी, LG, सैमसंग। बट व्हेन यू कम टू इंडिया, उसमें सब कुछ है, फ्रॉम एशियन पेंट्स टू कॉपर टू सीमेंट टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टू आईटीसी टू मारुति, मतलब पूरा रेंज अवेलेबल है। और अपने ही इंडस्ट्री ने 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड वेल्थ क्रिएशन में दिखाया है। सबके पास पड़ा होगा वो 6-6, 7-7 फंड हैं, फ्रॉम आई थिंक आदित्य बिरला से लेकर निपॉन से लेकर टेम्पल्टन, ऐसे 5 से 6 एएमसी होंगी, 5 से 6 स्कीम्स, मिनिमम 10 स्कीम्स होंगी, जहाँ पे अमाउंट इज आई थिंक 150 से 200 या 250 गुना पैसा बना है पिछले 30 साल में, आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू अ टफ वे। सो आप सोचो अगर अगले 25 साल में रिवर्स हो जाए सब कुछ, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो जय हिंद, एंड आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। Karan bhai, what are the stuffs which you are reading? Please share the name of the books which you are reading. मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, 3 से 4 घंटे बुक्स एंड यूट्यूब चैनल्स पे कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ। एंड उसका सी बेसिकली वो, बिकॉज आई एम नॉट एक्टिवली वर्किंग, मेरे को पढ़ाई लिखाई करने का बहुत टाइम मिल रहा है। बट 2 बुक्स आई सजेस्ट, एक तो मॉर्गन हाउसल की मनी, एंड दूसरा लूमिंग टावर्स करके किताब है, जो कि टेररिज्म का जो स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो 9/11 के बाद एक किताब लिखी गई थी ऑन ऑन कॉल्ड लूमिंग टावर्स। ऐसे ही एक इंडियन ऑथर ने भी बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद, टू अंडरस्टैंड जैश एंड टू अंडरस्टैंड टेररिज्म, द स्टार्ट ऑफ टेररिज्म। एंड लाइक आई सेड, मनी बाय मॉर्गन हाउसल। And which are the YouTube channels which you are following, if you wish to share? Oh, so many. There's a channel called Strat News Global, जो मेरे को लगता है उसका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू
अगर आप कभी जाइएगा आप लोग उस चैनल को देखने, स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल, नितिन गोखले चलाते हैं उसको, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑन एक्सेस टू द इंडियन आर्म फोर्सेस. ही हैज गॉन इनटू एयर फोर्स बेसिस. आई थिंक he has been given permission by the government of India. ऐसे, so that's a good starting point. One can learn a lot from that. That's a good starting point. Strat News Global, Nitin Gokhale. This has been really, really fantastic. It gives a complete bird's eye view of the war history, where the trade was, water was, where the economic wars are heading. This is really fascinating. This may not be very, very directly correlated to the daily commission earnings, but this has got very long-reaching ends. Fantastic, fabulous. Hats off to the kind of efforts which you have taken to this. Really appreciate this. That's very kind of you. Who's mentioned that? Sorry. Rahul Chandalia. Thank you. So very kind of you. I do spend a lot of time, and by the way, there's a direct correlation between everything I've said and the markets. So I just Yep. wanted to make that amply clear कि ये ऐसे मत समझिएगा कि ये आइसोलेशन में हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन हमारी दुनिया पे है. It is directly connected. When 1/3 of the cost of Yes. transportation of a commodity comes down for an economy, that has far-reaching consequences over maybe multiple decades. Yes. Really Yes. promising. And again, I just want to make the point that, see, 20-year track record of 6,000 terror attacks is a very damaging track record. But उसका रिवर्सल देखिए, अगर अगले 20 साल तक टेरर अटैक्स का नंबर 50 पे आ जाए, आप सोच सकते हैं ये देश कहाँ पहुंच जाएगा. कि कोई, your safety and security is taken care of. No 5 people can enter and do damage. Tourism goes up, investments go up. Okay, just for everyone to understand this better, most important, कल जो नक्सलवादियों पे जो अटैक हुआ है, this present government has decided by 2026 Naxalism will finish. There will be no more Naxal areas, no more Naxalites. So what it means is something like Chhattisgarh, which is जो छत्तीसगढ़ जो माना जाता है नक्सलिज्म के लिए, अगले साल वो नक्सल फ्री हो जाएगा. एंड सो नाउ उस एरिया में इन्वेस्टमेंट्स चालू हो जाएंगे. कोई ना कोई फैक्ट्री लगाएगा, क्योंकि क्या होगा कि गवर्नमेंट बोलेगी चलो हम 5 साल का टैक्स फ्री ब्रेक देते हैं. So suddenly छत्तीसगढ़ will start to emerge as a state जहां पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो कि अभी कहाँ करते हैं, पूना में करते हैं, गुड़गांव में करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, वो सीधा अब छत्तीसगढ़ में भी करेंगे. And that is the point today India is freeing herself from terrorism so people can come and invest. And that's why I wanted to leave this, that अगले 20 साल में आप देखिए, अगर ये होकर ही रहेगा तो आप सोचिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे. बट उस जर्नी में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि it's obviously markets are also not cheap. So I'm happy to take any questions. Thank you so much. Thanks Vijay. हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि like I said, इसमें बहुत कुछ है. अभी अगले थर्सडे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे जब भी आप लोगों के पास टाइम होगा, we'll do another session to explain what's happening in the semiconductor world and चाइना को पानी की जरूरत क्यों है. That's really, मैंने you want to आपका से और कुछ सुनना चाहता है, 1 घंटे में कुछ नहीं होता है. करण सर, एक सवाल है मेरा. हाँ जी. ये जो आपने बताया था कि चाइना बाय सी ट्रेवल करता है तो 13,000 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना पड़ता है, 45 डेज लगते हैं. दिस इज 45 डेज वन साइड और अप एंड डाउन बोथ? No, both. And by doing the green corridor, they are taking it to just 10 days. 10 days. That will be a huge, not only a saving on the logistics, but it will provide them a lot of safety also. Oh, this has been done with safety only. ये safety के व्यू से ही किया इन्होंने. उनका जो logistics तो मैं इसलिए समझा रहा था because investment वाले आप सब सिर्फ वो नंबर ही समझोगे, but actually safety वाला issue है number 1. They don't want to. मेजरली तो वो उसका सेफ्टी इज द मेजर इशू कि उसका कहीं भी ब्लॉक नहीं होगा वो.
नहीं होगा, तभी तो वो इसीलिए बचा रहा है इतना, तभी तो। इसीलिए अगर ये बलूचिस्तान सेपरेट हो गया पाकिस्तान से और गिलगित पाकिस्तान हमारे पास इंडिया के पास आ गया तो ये खत्म तो है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। भाई समझे, तभी तो वो कुछ भी करेगा। अभी कल परसों आप न्यूज देखें, इनके पास एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है स्टेल्थ वाला, वो 50% डिस्काउंट पे पकड़ा रहे हैं पाकिस्तान को। 50%, वो तो 100% डिस्काउंट पे भी दे देंगे। देने को तैयार, क्योंकि उसका उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये बिल्कुल, खत्म हो गया तो। बिल्कुल। सो परफेक्ट है ये कि इंडिया को उलझा के रखो कि ये हम लोग निकल ही नहीं पाए इस सब में, बट Let's the finger keep crossed and see what is going to happen in the next few months or in a year or two. सी, ये मैं आपको सबको एक चीज और समझा दूं, ये जो अभी जो नया डॉक्ट्रिन है कि एक्ट ऑफ टेरर Is इज an इक्वल act टू of एक्ट ऑफ war. वॉर, ये सबसे बड़ा चेंज है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई से दैट। ये बहुत सब जरूरी है आप सबके लिए समझना, बिकॉज नेक्स्ट टेरर अटैक इज गोइंग टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर, लिटरली। आई टेल यू व्हाई आई से दैट। ये जो पहलगाम में हुआ है, 4 लोग आए, कैसे एक्सप्लेन किया हमको। 4 लोग आए, 4 लोगों ने दहशत फैलाई, उन्होंने अटैक किया, गन निकाली, फिर लोग मर गए और ये लोग वापस फॉरेस्ट में चले गए। ये इस तरीके से ये होता है, नॉर्मली। फिर ऑब्वियसली पूरा डिटेल वगैरह, बट लुक एट इट इन अनदर वे, द वे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। 4 स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, पाकिस्तानी ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस army officers came with M4 carbines, fully loaded, fully with the intent of creating deaths in India. They shot down 26 civilians, carried out reconnaissance professionally, found out their paths to escape, and went back to Pakistan. दोनों नैरेटिव में जमीन आसमान का फर्क है। Yes. एक साउंड करता है अनस्ट्रक्चर्ड, 4 ऐसे ही कोई घुस गए, और एक साउंड करता है फुली कंट्रोल्ड And एंड professionally organized. स्टेट स्पॉन्सर्ड। Professionally state organized action. और यही होता आ रहा है पिछले 30-40 साल से, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ही है। वो उसको, मेरे हिसाब से द वर्ड टेररिज्म शुड नॉट एग्जिस्ट, इट इज ऑलवेज बीन एन एक्ट ऑफ वॉर। One more question, Kanak. हेलो करण। हाँ जी। Think of just one thing, अगर ये मुंबई अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई होती जो आज अपनाई है 2025 में, तो शायद सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता। अब आपने बात कर दी पॉलिटिक्स की। I'm not going to the politics. I'm just taking an hypothetical imagination कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय इसको एक्ट ऑफ वार मान लिया होता तो आज शायद हम काफी बेहतर कंडीशन में होते। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इस 10 साल में कोई टेरर अटैक हुआ नहीं है अपने ऊपर, जी। और जब हुआ भी है तो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर हुआ है। तो वो एक्ट ऑफ वॉर का बोलना ही बहुत बड़ी चीज है, और अभी तो दर्शा दिया है। आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, 2-3 महीने पढ़ाई लिखाई का, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस हद तक घुस के कितना ज्यादा नुकसान किया है, साइकोलॉजिकली डैमेजिंग नुकसान किया है। हेलो करण, हाँ आपने जी। बड़ा अच्छा चाइना और पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं जियो पॉलिटिकल में आज के बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू फॉर दैट। बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको आज बिल्कुल टच नहीं हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ। मैं देखिए, ऑनेस्टली बताऊं, डायरेक्टली ईस्टर्न जोन अच्छा हुआ आपने ये पूछ जी लिया जी जी। आशा जी। कल मैं ना कल HDFC बैंक के साथ मेरा ये टॉक चल रहा था, उसमें 1000-1500 RM आए थे। तो मैंने, किसी ने ये ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ सवाल पूछा, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल दिया, और मैं वही एग्जांपल आप सबके सामने फिर से दोहरा रहा हूँ, सो आप समझेंगे मैंने बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं बात करी। HDFC बैंक, ऐसी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, अगर मैं HDFC बैंक की तुलना किसी रीजनल रूरल बैंक के साथ करूं, RRB के साथ, तो HDFC बैंक के लिए भी गलत है। उसका हमेशा HDFC बैंक -RRB गलत है। पर अगर HDFC बैंक की तुलना आप बोलो JP मॉर्गन है, ICBC, या फिर बैंक ऑफ अमेरिका, तब यू आर टॉकिंग द राइट लैंग्वेज, देन यू आर पुटिंग द बैंक in the right category. Right perspective. Exactly the status for India. जब जब इंडिया हाइफनेशन पाकिस्तान के साथ या इंडिया का हाइफनेशन बांग्लादेश के साथ होगा, हम अपना कॉन्वर्सेशन गिरा देते हैं। अपना एक ही मकसद है कि चीन के साथ हमको
हर हर पैरामीटर पे उनसे, उनके साथ अपने को लड़ने की बात नहीं है, उनसे बेटर होना है, उनकी तरफ देखना है, सीख लेनी है और उन्हीं को काउंटर करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि चीन हमारा दुश्मन भी है और चीन हमारा दोस्त भी है। एस्पिरेशन भी वही है। एस्पिरेशन भी वही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कॉम्पिटिटिव श्रीलंका, दोस्त फ्रेंड कह सकते हैं। हैं जी। बट Competitive ओनली friend. कंसर्न यही है कि बांग्लादेश प्रॉक्सी के रूप में काम करेगा तो चाइना के लिए जो भी एक्टिविटीज दिख रही है। देखिए, अगर अगर एक कॉल पे मिश्रा जी मैं और आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो आप सोचिए मिलिट्री प्लानर्स ने इसको या 10 स्टेप वेरी आगे ट्रू, सोच वेरी लिया ट्रू, होगा। वेरी So ट्रू। I just wanted to leave everyone with this thought that we deal with 3 fronts. कनक जी से मैं बात कर रहा था. One is on our western border, one is on our eastern border, and one front is internal. Internal front कोई छोटा front नहीं है. That is the biggest. That is the biggest front, in fact. That's the biggest front. So we are अंदर से अगर हमने पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को निकाल के बाहर कर दिया, तो उन लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, तो हम बहुत बड़ी जंग तो आधी से आधी तो वैसे जीत गए। तो इसीलिए विजय जी जरूरी है कि हमारे पास क्या हथियार है, सिटीजन के पास क्या हथियार है, उसको बोलते हैं हाथ पे टीका वोटिंग मशीन। हर 5 साल में अपने को वो हथियार दिया जाता है कि जाके अपना अपना मतदान डालो और जो चेंज चाहिए वो लेकर आओ। इसीलिए अब जब आप अगले साल कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वो हथियार अपना इस्तेमाल करिएगा। बट करण जी, ये जो सारा जो मामला चल रहा है, ये केवल देश के बीच में नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में है। नैरेटिव तो वो सेट हो रहा है ना, अल्टीमेटली जो आसमानी किताब में लिखा है वही तो लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और वहीं से तो सारी ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है टेररिज्म का, ये उस किताब से आ रहा है। वो जब तक हम लोग सही नहीं करेंगे, हम कितने भी देशों के साथ कितने भी रिलेशन बना लो, इन लोगों के माइंडसेट सुधारेंगे नहीं तो ये माइंडसेट से जाएगा ही नहीं। इनके माइंडसेट में वॉर भरा हुआ है, काफिर है हम लोग, हमें मारना ही है उनको। कुछ हद तक आप सही भी कह रहे हो, और कुछ हद तक सी लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अनदर वे दैट द कार्ड्स हमको डील करे हुए हैं, these are our cards and you have to play with these cards. You don't have a choice. Karan, Now, please have a look at your watch. You have an appointment. I know. We can have a part Okay. 2 to that, and accordingly, This just is we'll have this last explanation and conclude. yeah, huh? yeah. So ये वाला sensitive है. That's why I'll try and answer this to the best of my ability. See, ये कोई छोटा नंबर नहीं है. It's a country of 140 crore people, and even if you take 20%, you're talking about 25, 28 crore. 25, 28 crore, 30 crore people who are Indians. So my number one point to everyone is that whatever be the narrative, it is that internal front which is creating the narrative. It is very important that we don't fall in that trap, because that number is not small. 25, 30 CR Indians is not small, and they matter. And so okay, let me explain in another way. For the first time, I have lived in Kashmir for 6 years. First time I'm beginning to realize that after ये जो अभी हुआ है, for the first time Kashmiris will align with mainstream India, because they came under attack. And who saved them? The Indian Army. Indian Army. So my point is, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, पूरे देश को समझ में आता भी जा रहा है कि ये जो नैरेटिव क्रिएशन है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, मीडिया जो क्रिएट कर रहा है, जो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, ये भी ट्रू नहीं है. जस्ट थोड़ा टाइम की जरूरत है इसको, और जहां जहां ट्रू है वहां प्लीज जाके वोट डालिए. That is the best we can do. That is in our hands. That is in our hand. Okay, I think thanks Kanak ji for Thank pointing you. out. I do have Thank to you rush. very much, Karan sir, for the wonderful session today. Thank you very much. Thank you so much, Karan, and looking forward to the part 2 with Hanji. more information, with a little gap of some time, and I am Hanji. sure our forces manage to manage everything by that time.
So No, thank you best so of much. luck I'm with sure all of us will try and implement and this understanding in our own ways with our investors, with our clients, and let's take it forward. Thank you so much. Next I am Thursday always we have available on a. Twitter or anything. Thank you. So Thank you. कनक जी thank इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा ना?